आपके कोऑर्डिनेटर घूम घूम के कहने लगे बहन जी को पैसा देना है, सब विभागों से वसूल करो। अब सरकारी विभागों से आपके लोग जब पैसा वसूलने लगेंगे कि आपको पहुंचाना है और दूसरी जाति का होगा तो वो फिक्स कर दिया उन्होंने कि नंबर 2 पर ये जाति, नंबर 1 पर ये जाति। मतलब निर्णय योग्यता पर, क्षमता पर नहीं होगा, निर्णय होगा जाति पर। मायावती जी जैसे लोगों की इन बातों से समाज में बंटवारा बढ़ता है। एक उंगली नहीं उठती कि योगी जी कोई घूस लेते हैं, एक उंगली नहीं उठती कि वो उनके चरित्र में कोई दोष है। 4 बार यूपी की सीएम रही मायावती और उनकी अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। लखनऊ के अंबेडकर नगर मैदान से मायावती भतीजे आकाश के साथ मंच पर पहुंची और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। मंच से मायावती ने जो ऐलान किया उसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। मायावती ने ऐलान करते हुए कहा कि इस बार 2027 के चुनाव रण में बसपा किसी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी। काशीराम की पुण्यतिथि पर दिया गया ये संदेश यूपी की राजनीति में नई फिजा लेकर आया है। 9 साल बाद लखनऊ में बसपा का ये विशाल शक्ति प्रदर्शन हुआ जिसमें मायावती अपने उसी पुराने अंदाज में नजर आई। मायावती के ये पुराने तेवर कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि ये बहुजन राजनीति की नई शुरुआत है या सत्ताधारी पार्टी और सत्ता में विराजमान होने की कवायद में जुटी पार्टियों के लिए एक बड़ा राजनीतिक जोखिम। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। सर मायावती जी की आज रैली हुई लखनऊ में, विशाल शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उसे देखा जा रहा है। तो सर आपको क्या लगता है, मायावती ने ऐलान किया है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, तो अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान को आप किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक आत्मनिर्भरता या संकेत है या रणनीतिक जोखिम? शाहीन जी, मायावती जी जो भी उत्तर प्रदेश में और दूसरी पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुकी, तोड़ चुकी। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन था उनका, फिर समाजवादी पार्टी के साथ भी रह चुका, भाजपा के साथ कई बार रह चुका और उनकी छवि ऐसी बन गई है कि अपने फायदे के लिए आप गठबंधन कर लेती हैं और जैसे ही आपका फायदा उसमें कम हुआ या नहीं हुआ तो तुरंत गठबंधन तोड़ लेती हैं, मैं गठबंधन तोड़ दूंगी। अब धीरे धीरे उनकी छवि अविश्वसनीयता बन गई है। बाकी कोई पार्टी उनको भरोसा नहीं करती कि पता नहीं है अपनी सनक में कब गठबंधन कर लें और फिर कब तोड़ दें। और अकेले चुनाव लड़ना कोई नई बात तो है नहीं। अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें सब में उन्होंने लड़के देख लिया कि एक प्रत्याशी उनका विधायक है इस समय और एमपी कोई नहीं रसला से। तो एक वो भी जो विधायक है वो भी उनका पुराना बड़ा ठेकेदार है, यानी कि उसने छात्र शक्ति का वो जो ठेकेदार सबसे बड़ा था जिसको बसपा शासन में सारे ही ठेके मिल जाया करते थे और उसने अनाप शनाप संपत्ति कमाई, उसी ठेकेदार ने पैसे के बल पर बहुत खर्चा करके लोगों को मिला जुला कर किसी तरह एक सीट निकाल ली। लेकिन अब ये मालूम है कि अकेले तो तुम लड़के देख चुकी, अब कौन सा नई बात रह गई है अकेले लड़ने में? देख लो, वो भी फिर आजमा के देख लो। हुआ क्या है कि जब आपकी विश्वसनीयता नहीं रह जाती लोगों की निगाह में और ये हो जाता है कि मुझे याद आता है कि एक बार भाजपा से गठबंधन हुआ मायावती जी का कि 2.5 साल वो चीफ मिनिस्टर रहेंगी और उसके बाद 2.5 साल भाजपा का चीफ मिनिस्टर रहेगा। 2.5 साल वो रह ली और जैसे ही 2.5 साल बीत गया फिर उन्होंने कहा कि अब हम समर्थन वापस लेते हैं, ये सरकार ठीक नहीं चल रही है। तो इस प्रकार की बातों से गठबंधन में विश्वसनीयता खत्म हुई। नंबर 2, इसी तरह आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन अभी लोकसभा चुनाव हुआ, जैसे ही सीटें कम आई तो उसके बाद उन्होंने तुरंत घोषित कर दिया कि हमारा नुकसान हुआ, हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो गठबंधन में थोड़ा नफा नुकसान
देखना पड़ता है कि अगर किया है दोस्ती तो सोच समझ के करो, और कर लिया है तो निभाओ। कहने का मतलब ये है कि वो गठबंधन करके अपने से पार्टी की साख मजबूत करना चाहती है। बिल्कुल, दूसरे की कीमत पर मजबूत करना चाहती है। जब लगता है कि नहीं हो रही है तो किनारा कर लेती है। अच्छा सर, जिस तरह से विशाल देखा गया, एक विशाल भीड़ इकट्ठा हुई उस अंबेडकर मैदान में, तो क्या इससे लगता है कि बसपा अपने पुराने बहुजन गठबंधन दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग को फिर से एकजुट कर पाएगी? क्योंकि सर कई चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि काफी लोग आए और काफी विशाल भीड़ हुई, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, कहना तो आसान है, कहने को तो अखिलेश जी भी कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए। इसी तरह बहन जी भी कहती हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। सवाल है, दोनों लोग वही बात कह रहे हैं। लेकिन इतिहास जो कहते हैं ना कि अब मायावती जी का चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया नहीं है। सब लोग उनकी कार्यशैली जानते हैं, सब लोग उनकी अच्छाई जानते हैं, बुराई जानते हैं। अब है क्या कि जितना उन्होंने अनुसूचित जाति के समाज का नुकसान किया है उतना किसी दूसरे ने नहीं किया। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कैसे ऐसा हुआ। उन्होंने तो सोचा कि हम अनुसूचित जाति के वोट एक मुश्त मिल जाएं, इसके लिए हम खुला पक्षपात करें। तो उन्होंने जानबूझकर ऐसे ऐसे कदम उठाना शुरू कर दिया कि जो बाकी सारे समाज को लगा कि ये खुला पक्षपात करती हैं अनुसूचित जातियों का। अब ये नहीं सोचा था कि अगर आप सही में शुभचिंतक हो अनुसूचित जाति के समाज के, तो शासन बदलेगा तो आपकी तरह के दूसरे लोग भी करेंगे। यानी कि अनुसूचित जाति का आप बहुत ज्यादा फेवर करोगी तो बाकी जब पार्टियों का शासन आएगा तो उसी तरह वो उनका नुकसान होगा। इस बात का उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ध्यान नहीं दिया। हमें तो वोट मिल जाए, फिर ये जाए भाड़ में, जो मन होगा करेंगे। लेकिन अपने समाज का जो ताना बाना है वो इस प्रकार का है कि उसमें अकेले कोई एक जाति का वोट लेकर के पावर में नहीं आ सकता जब तक उसमें 2 या 3 जातीय समूह इकट्ठा ना हो। और आप अच्छी तरह जानती हैं ये बात समाज के तोड़ने के बराबर है। अभी हाई कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कोई भी जाति आधार पर रैली न की जाए, जातीयता न बढ़ाई जाए। देश के लिए, समाज के लिए बड़ी घातक बात है। फिर भी अपने राजनीतिक स्वार्थ की पट्टी इनके ऊपर इतनी आंखों में बंधी है कि इनको ये सब दिखाई नहीं पड़ता कि हम समाज को तोड़ रहे हैं। इनको ये दिखाई पड़ता है कि ये जाति हमको वोट दे दें। अरे आपको ये साहस क्यों नहीं आ रहा कि आप कहिए कि हम ये विकास का काम कर देंगे, जो भी बेरोजगार लोग हैं उनके तरक्की के लिए हम ये काम कर देंगे, जो भी अन्याय समाज में बाकी है उसको हम ऐसा न्यायपूर्ण कर देंगे। ये कहने का साहस क्यों नहीं है? क्यों आप जाति के आधार पर समाज को तोड़ने पर लगी हुई हैं? ये कोई भी समझदार आदमी होगा तो कहेगा भाई ऐसे समाज को मत तोड़ो। अपने दोबारा गद्दी में आने के लिए इस प्रकार की आप कहो ना कि जितने भी गरीब लोग हैं, दलित शब्द का क्या मतलब कि जो जिनको सताया गया है, जो कमजोर हैं, तो आप क्यों नहीं कह सकते कि हम जितने सताए लोग हैं उनका सबका ध्यान करेंगे? तो बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने किया। और जैसे दलित समाज तो कोई होता नहीं, दलित माने होता है जो दबाया गया। अनुसूचित जाति कह ले तो 20% लगभग 21% आबादी है। 20-21% आबादी में कोई सत्ता में नहीं आ सकता। और उल्टा रिएक्शन होता है कि जब आप ज्यादा पक्षपात करते हैं, खुला पक्षपात, हर योजना आप बनाएंगे, हर काम करेंगे कि आपके शासन में अनुसूचित जाति के ही अधिकारी शासन करेंगे, इस तरह का खुला पक्षपात होगा तो बाकी लोगों में रिएक्शन होता है। और न केवल वो अनैतिक है, गैर कानूनी है, बल्कि वो नासमझी भी है। अब आप सत्ता में आए तो सन 7 के चुनाव, 7 से 12 तक जब आपका शासन था, तो आपने कहा कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पंडित लोगों को भी मिलाएंगे, हरिजनों को भी मिलाएंगे, अनुसूचित जाति के लोगों को भी मिलाएंगे, कहा। उसके बाद जब पावर में आ गई तो आपने कहा कि वो ब्राह्मण समाज के वो जो सतीश मिश्रा हैं वो जाएं दिल्ली में वकालत करें, हमको उनकी जरूरत नहीं है।
उनको दिल्ली भेज दिया आपने जी। और आपने कहा कि वो दलित समाज का बड़ा दबाव है कि हम उसका ख्याल करें। यानी कि आपने वोट लेते समय तो ब्राह्मणों और अनुसूचित जाति का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, और उसके बाद जब आप शासन में आ गई तब आपने ब्राह्मण समाज को धोखा दे दिया कि अब हम केवल दलितों का पक्षपात करेंगे। इस तरह उनकी विश्वसनीयता घट गई और अब बार बार, जैसे कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ते, एक बार धोखे की राजनीति, चालाकी से वोट बैंक को ले लेना बार बार नहीं चलता। एक बार आप विश्वास में आ जाएंगे लोग, फिर दोबारा में अब आप क्या जाहिर करेंगी? आप दूसरों को कहेंगी कि मनुवाद है, लोग पांव छूते हैं, और पूरे यूपी में प्रचार हो गया कि आप कुर्सी पे बैठेंगी, बाकी सारे आपके विधायक और नेता सब जमीन पे बैठेंगे। ये पूरा प्रचार हो गया। लोगों ने खुद निकल के बताया कि आप कहेंगे दूसरे लोग पांव छूते हैं गलत है, और जब आपके पांव छुएंगी तो आप बहुत खुश होंगी। तो भाई जब इस प्रकार की मनुवाद के आप विरुद्ध हैं तो आपको वो काम स्वयं नहीं करना चाहिए। इसी तरह परिवारवाद की बात कि वो सपा में परिवारवाद है, नेताजी के लड़के, या कांग्रेस में परिवारवाद है, नेपोटिज्म है कि वो सोनिया जी होंगी, फिर राहुल जी होंगे, लेकिन आपके यहाँ आपको भी कोई नहीं मिला। अब आपने पहले आनंद भैया हर काम में दिखते थे, अब आपको आकाश भतीजे दिखने लगे। तो सारा बहुजन समाज अब ये थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके ये पार्क भर जाने से, इस प्रदेश की आबादी 24-25 करोड़ है, यहाँ पर 1 लाख 2-4 लाख लोगों के आ जाने से मैदान तो ऐसा भरा लगेगा कि जैसे पूरी यूपी उमड़ पड़ी है। लेकिन 2-4 लाख लोगों से ज्यादा आ भी नहीं पाते हैं कहीं, तो उतने लोगों के लिए बसें भेजकर व्यवस्था करके कैडर को लगाकर आप बुला लेते हैं, तो उससे चुनाव नहीं फर्क पड़ता, उससे चुनाव का अंतर नहीं पड़ता। सब देख रहे हैं कि आपको पूरा और कोई भरोसेदार नहीं मिला कि आपकी विश्वास इमेज क्या बनी। आप शासन में रही 2-3 बार, तो इमेज ये बनी कि पूरे प्रदेश में एक पॉन्टी चड्ढा होंगे, सारे शराब के ठेके ले लेंगे, एक और थोक में वो कमीशन दे देंगे, एक परंपरा से हटकर एक अधिकारी को आप ठेका दे देंगे कि वो प्रतिदिन के इतने करोड़ रुपए इकट्ठा करके आपको दे। आपको जन्मदिन नहीं मनाना है, आपको हीरो के हार चाहिए। पूरे प्रदेश में प्रचार हो गया कि वो तो पैसे के पीछे अंधी हैं। आपके विधायक औरैया में उन्होंने एक इंजीनियर को वसूली करने के लिए पीट पीट के मार डाला कि और पैसा लाओ, और पैसा लाओ, देना है, पार्टी में देना है। आपके कोऑर्डिनेटर घूम घूम के कहने लगे बहन जी को पैसा देना है, सब विभागों से वसूल करो। अब सरकारी विभागों से आपके लोग जब पैसा वसूलने लगेंगे कि आपको पहुंचाना है। बड़ा मशहूर हुआ एक किस्सा कि रायबरेली से एक मंत्री जी जा रहे थे, उनकी गाड़ी की पकड़वा ली गई, वापस आई और उसकी डिक्की से सारा कैश निकाल करके रख लिया गया। जी हाँ। फिर प्रचार हो गया कि वो गवर्नर हाउस के पीछे जो बिल्डिंग है उसमें मशीनें लगी हुई हैं कैश गिनने की, इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है कि गिना नहीं जा रहा। तो पैसे के पीछे जब आप इतना पागल हो जाएंगे तो जनता ये सब देख रही ना कि हमारा राजा जो हो, हमारा मुख्यमंत्री जो हो, वो पैसे के पीछे इतना पागल ना हो जाए, क्योंकि वो पागल हो जाएगा तो नीचे वाले भी अपने अपने जितना जिसमें कर सकता है करेगा। तो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। अच्छा सर, योगी जी की तो तारीफ की मायावती जी ने मंच से, पर सपा और कांग्रेस को कायदे से लपेटा है और कहा कि इनके शासनकाल में सिर्फ गुंडागर्दी और न्याय व्यवस्था सब धूमिल हो गए थे, किसी चीज का कोई वो नहीं था। विकास कार्य भी जहां हुए वहां हुए, कहीं ऐसा दिखाया नहीं है, सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गए। तो इस पर क्या कहना है कि सपा और कांग्रेस के पीछे पड़ गई और बीजेपी की तारीफ करी इन्होंने? 2 बात है। एक तो ऐसा कई काम भाजपा सरकार ने ऐसे किए भी हैं जो पूरे इतिहास में कभी नहीं हुए थे। जैसे सब 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देने लगना, पहले कभी नहीं हुआ था। गरीबों के लिए तो जान बचाने की योजना थी, पहले लोग आत्महत्या कर लेते थे खाना न मिलने से। फिर आपने सुना होगा कि जिस तरह से किसी ने मांगा तो था नहीं, शौचालय की योजना, हर घर शौचालय, किसी ने मांगा नहीं था, अपनी तरफ से भाजपा सरकार ने।
अपनी तरफ से हर घर नल से जल अपनी तरफ सरकार ने किया, किसी ने मांगा तो नहीं था कि स्वस्थ रहे लोग। आयुष्मान योजना किसी ने मांगा नहीं था, अपनी तरफ से सरकार ने घोषित किया कि गरीब लोग हैं उनके कार्ड बन जाएं, और थोड़े मोड़े नहीं 60 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएं। तो इन सब बातों से मजबूरी हो जाती है कि अब वो जानती हैं कि योगी जी की इमेज साफ सुथरी है, कोई आरोप नहीं है। एक उंगली नहीं उठती कि योगी जी कोई घूस लेते हैं, एक उंगली नहीं उठती कि वो उनके चरित्र में कोई दोष है। तो ऐसे में जब पब्लिक जानती है कि 24 घंटे योगी जी जनता के लिए समर्पित है और राजधर्म की दुहाई देते रहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की सुरक्षा करें, सेवा करें, और जो अराजक तत्व हैं, उद्दंडी हैं, उनको कस के ठोकें ताकि बाकी लोग निडर रहें। जो बदमाश हैं उनको कस के ठोकें। तो क्या करें, मायावती जी की मजबूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा की बात आपने उठाई, अब उनको लगता है यही कंपटीटर हैं, ये भाजपा से तो अगर हम बुराई करेंगे तो हमारा वोट और कट जाएगा, पब्लिक मानेगी नहीं। का नारा भी लगा रहे हैं सपा। दूसरा वो वोट का कंपटीशन वहां से है कि पीडीए की बात सपा भी कर रही है और जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो वहां कंपटीशन है कि जातियों की राजनीति करके कैसे हम आगे निकल जाएं। तो इसलिए पीडीए की, और दूसरा एक और बात है, ये सब बहुत अवसरवादी लोग भी हैं, इस समय सत्ता में तो है नहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो उनकी आलोचना भी करोगे तो क्या दिक्कत है, उनमें कोई नुकसान नहीं, कोई तुम्हारे पे कार्रवाई तो कर नहीं सकते। सत्ताधारी पार्टी की करो। सत्ताधारी पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि मालूम है आपको कि आपके दसियों मामलों की फाइलें। लेकिन बयान में उन्होंने बीच में कहा है कि हम किसी को थोड़ा सा राशन देकर उनको उनसे वसूल नहीं सकते हैं, तो इस पर भी उन्होंने बोला है। तो अब ये कहने का मतलब ये कि मतलब उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर भी निशाना साध दिया, एक तरफ तारीफ की, एक तरफ निशाना भी साध दिया। इसीलिए कि अब मजबूरी है कि अगर निशाना ना साधें तो लोग कहेंगे कि तो फिर बीजेपी की बी टीम है, जैसा आप उनको सफाई भी देनी है कि हम बी टीम नहीं है, हम अलग टीम है। वरना इतनी फाइलें हैं भ्रष्टाचार की, आप भूल गए करोड़ों रुपए के हाथी, एक हाथी गमले खाली कर कि वो इतना थोक में पैसे के लालच में वो अंधी हुई कि उन्होंने हर योजना में, इसलिए योजना बनाई जाती थी कि उसमें इतना % कमीशन, यहां से नहीं राजस्थान से पत्थर आएंगे, वो एक से एक विकास की ऐसी योजना जिसमें थोक में कमीशन निकला, कमीशन पहले जमा हो जाए तब उसके बाद काम दिया जाए, कोई पारदर्शी योजना नहीं। फिर आपको याद है ऐसे ऐसे घोटाले की फाइलें, ऐसे ऐसे बेईमानी की फाइलें कि जिनमें वो समय था जब बजट बांटने के लिए मंत्री जी बैठते थे कि जिलों में बजट जाएगा स्वास्थ्य विभाग का, तो उसमें उतना पैसा पहले जमा कर जाओ सीएमओ साहब, तब जिले का बजट ले जाओ। और उसमें आपको याद होगा कि जेल गए अधिकारीगण, उस समय के अधिकारीगण जेल गए, और याद है आपको बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये सब लोग उसमें थोक में कौन कितना होड़ लगी थी, कौन कितना इकट्ठा करके पहुंचाएगा बहन जी को खुश करने के लिए। तो इस तरह जब राजनीति होगी तो डर रहेगा कि वो जांच हो जाएगी तो आप खिलाफत कैसे करेंगे बताइए। अच्छा सर, मायावती जी ने एक और बात कही मंच से कि जो पुराने व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनकी पुण्यतिथियां या कुछ भी उनको महत्व नहीं दिया गया, एक विशेष समुदाय के, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस ओर है। तो उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय के, तो क्या काशीराम की पुण्यतिथि पर यह ऐलान करना किस बात का संकेत है, ये कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? देखिए ये उनका अपना विचार है कि कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने घोषणाएं की, मीटिंग की, रैली की, एक तरह से फिर से समाज को, अपने वोटर समाज को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जहां तक ये बात है तो आप देखिए वाल्मीकि जयंती अभी 2 दिन पहले ही कितनी धूमधाम से तमाम जगहों पे मनाई गई है। रैदास जी की जयंती पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पे मनाई गई। जो स्थापित महापुरुष हैं अनुसूचित जाति समाज के, उनके सबकी मनाते हैं लोग।
और सभी राजनीतिक पार्टियां मनाती हैं। लेकिन अब ये कहना कि अगर आपको ये अपील इसलिए करनी है ताकि बाकी लोग समझें कि आप ज्यादा खैर ख्वाह हैं अनुसूचित जाति के, मैंने तो खुद ही कहा कि आप कोशिश करेंगे कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पक्षपात दिखा सकें, कि कैसे हम, आपको याद होगा कि उस समय तक अगर किसी अनुसूचित जाति महिला के साथ कोई बलात्कार घटना हो जाए तो कुछ पैसा मिलता था पहले, FIR लिखाते समय, फिर जांच पूरी होते समय, फिर सजा होते समय। तो तमाम बाढ़ आ गई एकाएक कि पैसा मिलेगा मुकदमा लिखाने में, तो तमाम फर्जी मुकदमे लिखे जाने लगे। जी हाँ, ये चीज सुनी, पैसा आमदनी का साधन बन गए, विशेष फर्जी मुकदमा। हाँ, FIR अगर हो गई तो उनको पैसा दिया जाए। हाँ, तो तमाम लोग फर्जी मुकदमे लिखाने लगे। और कहीं ना कहीं आखिर समाज के दो वर्ग हैं, कोई आप किसी पे पैसा देंगे लेकिन वो खाली आपका पैसा नहीं है, वो किसी दूसरे कीमत पर है, उसको फर्जी फंसाया जा रहा है, वो जेल जाएगा। तो इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ आ गई। आप बहाने ढूंढने लगी कि कैसे हम केवल अनुसूचित जाति के लोगों का वजीफा बढ़ा दें, कैसे उनको हम, इस प्रकार की आपकी नीयत को, इस प्रकार के कामों को पूरा समाज देखता है। तो फिर आप जब इस प्रकार पक्षपात करेंगे तो स्वाभाविक है बाकी समाज के लोग आपसे कट जाएंगे, और जब आपका शासन नहीं होगा तो उस समाज का बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं। गांव-गांव में आपने ईर्ष्या द्वेष के बीज बो दिए। सर, दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा हाल ही के वर्षों में भाजपा के साथ गया है। मायावती के पास उन्हें वापस लाने की क्या रणनीति है, मतलब वो किस तरह की रणनीति अपना रही हैं? यही रणनीति, एक तो ये शक्ति प्रदर्शन वाला मामला है, और कोई ऐसी आंतरिक, जैसा कि आप जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी में भी कार्यरत रह चुके हैं, सपा में भी और BSP में भी, सभी पार्टियों में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। तो सर, क्या लगता है आपको कि कोई और खास तरह की रणनीति बना सकती है कि सिर्फ ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही दिखा सकती है कि नहीं, वर्चस्व कायम है अभी भी? वो जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने कह दिया था कि हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही जिला अध्यक्ष बनाएंगे अपनी पार्टी का, और दूसरी जाति का होगा तो वो फिक्स कर दिया उन्होंने कि नंबर 2 पर ये जाति, नंबर 1 पर ये जाति। मतलब निर्णय योग्यता पर, क्षमता पर नहीं होगा, निर्णय होगा जाति पर, और खुला इस तरह की बात कह दी। तो लोग, उस जिले में जितने लोग काम करने वाले थे पार्टी, वो जान गए कि भाई इसी बिरादरी वाला बनेगा, उनका स्कोप नहीं है। तो आदमी ऐसे में निगेटिव असर पड़ता है, बाकी सारे समाज के लोग ये जान जाते हैं, कट जाते हैं, और अगर साथ रहते भी हैं तो भीतर से उनमें ये भावना रहती है कि ये ठीक निर्णय नहीं है। तो एक रणनीति, ये जो चूंकि खाली रणनीति नहीं, लोग ये मानते हैं कि उनके मन में पक्षपात की भावना है अनुसूचित जातियों के तरफ से, तो इसके कारण बाकी समाज के लोग कटेंगे, और केवल अनुसूचित जाति के वोट पर आप आ नहीं पाएंगी। तब आप कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक को मिला लें, लेकिन अल्पसंख्यक लोग भी ये जानते हैं ना कि आपने उनके लिए तो पक्षपात किया नहीं, उनके लिए तो कोई विशेष काम किया नहीं, काम तो किया जिसके लिए, अगर आप सारे समाज की होती तो सारा समाज आपके साथ होता। अगर आप अब आप कहते हैं कि नहीं, हम पिछड़ों के लिए भी, पिछड़े हमको वोट दे दें, तो पिछड़े आप पिछड़ों के लिए आपने कितना कल्याण का काम किया, गरीबों के लिए कितना किया, जातीयता के आधार पर भाई यही तो लोग कहेंगे कि आप जिस बिरादरी से आप हैं उस बिरादरी के लिए आप काम कर रही हैं। बोली तो है सर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हाँ, तो बोलने के वो कहते हैं ना, कथनी और करनी में अगर साम्यता हो जाए तो सारे लोग विश्वास करेंगे, सारे लोग ताली बजाएंगे। लेकिन आप देखिए कि अगर सर्वे करा लीजिए, पता चले कि रैली में आज किस बिरादरी के लोग आए और बाकी लोग क्यों नहीं आए। तो इस प्रकार की चालाकी की बातों से राजनीति नहीं होती। ये सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी, इवन अनुसूचित जाति के लोग भी बात जानते हैं कि इस प्रकार एक ही जाति को लेकर आप पार्टी नहीं चला सकते। लेकिन आपने अपना रिकॉर्ड इतना गंदा कर लिया है कि अब आपको बाकी जातियों के लोग आप विश्वास नहीं करेंगे, वो भी नहीं, और वो भी जानते हैं कि इनसे ज्यादा चिपकना ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी पार्टियों, बाकी दलों में जब दूसरी पार्टी का शासन होगा तो हमें दिक्कत होगी।
तो सर राजनीतिक तौर पर क्या कहा जा सकता है कि मायावती अब फिर से बहुजन बनाम मनुवाद की मूल लाइन पर लौट आई है? देखिए, वो भी बताया मैंने कि मनुवाद जिसके बारे में बताती थी, अब समय बहुत बदल चुका है। सारे लोग जानते हैं। आप शहर में निकल जाइए, बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में, सिनेमा में जाइए, कहीं आपको मनुवाद दिखता है? सारे लोग साथ में बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। जब तक बताया ना जाए, सच बात तो ये है कि मायावती जी जैसे लोगों की इन बातों से समाज में बंटवारा बढ़ता है। अगर आप पूरे शहर में घूम आइए, लेकिन जब कहीं आपको जातिवाद नहीं दिखेगा, लेकिन जब इस प्रकार की अपीलें होती हैं, समाज को तोड़ने की बातें होती हैं, मनुवाद, कहाँ के मनु, कौन मनु कोई नहीं जानता, पब्लिक नहीं जानती, लेकिन उनको याद दिलाया जाता है कि कोई एक राजा मनु थे और वो आरोप लगाया जाता है इस बिरादरी। ऐसा लगता है कि मनु संयोग से एक राजा थे मनु, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मनुस्मृति अपने समय में, आज से हजारों साल पहले की बात है। अब कितने लोगों के घर में आज मनुस्मृति मिलेगी आपको? कहीं कोई देखने को नहीं मिलती। कहा मनुस्मृति, कौन सी मनुस्मृति? लेकिन वो कहकर उसमें ये लिखा है, उसमें ऐसा होता था। तो इन बातों को सब पढ़ा लिखा समाज जान गया है। केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप इस प्रकार की बातें उड़ाते हैं। ना कहीं मनुवाद है, ना कहीं अब आज कक्षा में कहीं सामान्य आदमी के अपने कर्मों, अपने विचारों के आधार पर लोगों के मित्र बनते हैं, लोगों के नेता बनते हैं, और इस प्रकार की राजनीति समाज के लिए बहुत घातक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द क्विक।